नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और दिल को ठेस पहुंचाती हैं। आज ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में देखने को मिला। आपको बताएं कि गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू में 50 तीमारदारों ने भगा भगा कर उन डॉक्टर्स को पीटा जिन डॉक्टर्स को चंद रोज हम महायोद्धा कोरोना के बोल रहे थे। ताली थाली पीट करके उनको हार पहना करके सम्मानित कर रहे थे। वार्ड नंबर 6 सर्जरी का वार्ड था। 25 तीमारदार आ चुके थे, एक पेशेंट था। डॉक्टर के ये कहने पर कि आप तादाद 2 रखिए, तीमारदार 2 की जरूरत है, उस पर क्या तांडव किया तीमारदारों ने, देखते ही बनता है। और आज लगता है कि जिस डॉक्टर को सम्मान के तरीके से देखा जाना, को सम्मानित किया जाना चाहिए, आज खुद को वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या वो समाज का हिस्सा है भी या नहीं। इसमें कोई दरवाई नहीं है कि जिसका पेशेंट होता है उस तीमारदार में बड़ी भावनाएं होती हैं, वो मुश्किल में होता है, कष्ट में होता है, लेकिन वो डॉक्टर जो 24 से 26 घंटे लगातार काम करते हैं, क्या उस पे लात घूसे उनको मारना उचित है? ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला। और डॉक्टर आज कह रहे थे, दिल से कह रहे थे कि हमें भय लगता है, असुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि कोई भी तीमारदार आकर के उठ करके लात घूसे। गालियां तो आम बात है, उनका कहना है कि अब्यूज लैंग्वेज तो अक्सर यूज की जाती है, लेकिन लात घूसे मारे ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो है ऑफेंस में है। लेट तुझे क्या हुआ? नहीं सर, लेट जाना। एवरीवन इज आस्किंग मी व्हाट इज हैपनिंग। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर या सारे तीमारदार गलत होते हैं। मैन पावर की कमी है, और जब मैन पावर की कमी हो तो तीमारदारों को भी संयम रखना चाहिए। हर एक पेशेंट डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, ये हम सारे बार बार कहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे थे, जो व्यथा वो बयां कर रहे थे, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं तीमारदार जो उस पेशेंट के साथ आए थे वो होश में नहीं थे। उनका कहना है कि लटा लटा करके लात घूसे मारे गए, यानी आप चिंता नहीं करेंगे इस बात को लेकर के कि जिनको चंद रोज पहले हम ताली थाली हार पहना करके सम्मान कर रहे थे, उनको लात घूसों से पीटा गया। हम भी साथ में थे। आज एक यूजुअल राउंड हुआ। यूजुअल राउंड के बाद रिपीटेड रिक्वेस्ट्स के बाद कि आपके साथ बहुत सारे अटेंडेंट्स हैं और अभी कोविड का टाइम है, आप बाहर हो जाइए। वो बिल्कुल बाहर नहीं गए। उसके बाद उन्होंने असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमारे हेड ऑफ़ द यूनिट एक सीनियर डॉक्टर पे असॉल्ट करना शुरू कर दिया। उनको बीच में रोका एंड इवन रियलाइजिंग कि वो एक फीमेल डॉक्टर पे हाथ उठा रहे हैं, पॉज दे के उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मारा, धक्का दिया। हम कभी भी इन वार्ड्स में या इस इमरजेंसी में खुद को सेफ बिल्कुल फील नहीं करते हैं। इट्स फैक्ट के फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आप किसी भी रेजिडेंट से पूछो, किसी से भी पूछो, दे विल हैव देयर इंडिविजुअल स्टोरीज टू टेल यू अबाउट द असॉल्ट। वर्बल अब्यूज़ होता है हमारे साथ, वो तो रेगुलर बेसिस ही है। कहीं ना कहीं हम लोग काइंड ऑफ ऐसे कि हमें ऐसे सीख ही रहे हैं कि फाइन, वी डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द पीपल, ये तो होता ही रहेगा। सिक्योरिटी यहाँ पे ज़ीरो है, हमें बिल्कुल सिक्योर फील नहीं होता इस एनवायरनमेंट में। वार्ड्स में क्या हुआ, इमरजेंसी में क्या हुआ, और इवन जनरल पब्लिक से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो बनता ही है। हम लोग कुछ वैल्यूएबल एसेट हैं सोसाइटी के। वी डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट जो आप हमें देते हो। हम समझते हैं आप लोग सफ़र कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, बट वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड एटलीस्ट टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बींग्स। हम लोगों को ऐसे गालियाँ दी जाती हैं यहाँ पे डे टू डे, कभी भी आके कुछ भी असॉल्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। और बाकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट कि हमारी थोड़ी सिक्योरिटी इंक्रीज़ की जाए और हमारी बात भी सुनी जाए।
तो दर्शकों, डॉक्टरों का कहना है कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि आश्वासन प्रिंसिपल की तरफ से भी आया है। प्रिंसिपल ने यह आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने हाथापाई किया, जिन्होंने स्कफल किया है। लेकिन ये रूटीन मैटर हो गया है। समाज को चिंता करनी होगी कि आखिर तीमारदार और डॉक्टर्स के बीच में आए दिन स्कफल क्यों होते हैं। बख्शीनगर थाने में बार बार ऐसी रिपोर्टें क्यों आती हैं, फिर बार बार सिक्योरिटी का मुद्दा क्यों उठता है। लेकिन चिंता है, ये समाज को सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे कुछ रेजिडेंट्स और जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे पीजी और हमारे कंसल्टेंट ड्यूटी पे थे, वहाँ पर एक पेशेंट एडमिट था। उसके अटेंडेंट्स ने जो कि बड़े ही एथिकल वे में घूम रहे थे बिना मास्क वगैरह में, और बहुत सारे 20-25 अटेंडेंट घूम रहे थे। तो जब वो इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप लोग यहाँ पर 1 या 2 अटेंडेंट अलाउड है, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब पे और हमारे फर्स्ट ईयर पीजी और हमारे और भी जो ड्यूटी पे थे डॉक्टर, उन पे असॉल्ट किया है। बाकी आपको ये बताएंगे डॉक्टर शहवर क्या हुआ है। देखिए, हम अपनी रूटीन इमरजेंसी ड्यूटी 24 आवर्स के बाद हम वार्ड में राउंड कर रहे थे। और राउंड अभी चल ही रहा था कि हमारे कंसल्टेंट ने रिपीटेडली जो पेशेंट के अटेंडेंट थे, कुछ 20, 25, 30 अटेंडेंट्स थे, उनको बोला, रिपीटेडली वार्न किया कि आप प्लीज़, इतने अटेंडेंट्स अलाउड नहीं है वार्ड में, तो आप जो हैं बाहर निकल जाएं। और वो सारे अटेंडेंट्स विदाउट मास्क अपनी सेफ्टी, अटेंडेंट्स, पेशेंट्स और हमारी सेफ्टी को स्टेक पे लाकर वो घूमते रहते हैं, और कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर पे। तो जैसे ही हमने उनको बताया, और सर ने भी बताया, कंसल्टेंट ने हमारे, कि आप बाहर चले जाएं, कुछ लोग बाहर चले गए बट मेजॉरिटी वहीं पे थे। उसके बाद हम भी जब एज रेजिडेंट्स हमने भी उनको इन्फॉर्म किया, तो वो सीधा असॉल्ट करने लग गए हम पे भी असॉल्ट किया, और हमारे फीमेल डॉक्टर्स पे भी असॉल्ट करने लग गए। फीमेल अटेंडेंट भी उनके साथ थे, इनफैक्ट उन्होंने भी हम पे असॉल्ट किया। वार्ड 6 है, सर्जरी वार्ड है ये। कोई हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी जिसके पास हम जा सकें। हम पे असॉल्ट होता रहा और कोई हमारे सेफ्टी इसके लिए नहीं आया, रेस्क्यू के लिए। एक रेजिडेंट हमारे, उसको उनके मेल और फीमेल दोनों अटेंडेंट्स ने लेटा के पंचेस और किक्स मार के, वो अभी बिल्कुल क्रिटिकल है। क्या नाम है सर? डॉक्टर नायर फुरका। वो बिल्कुल पीजी रेजिडेंट फर्स्ट ईयर है। ऑलमोस्ट 26-30 आवर्स की ड्यूटी के बाद कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है, और वार्ड राउंड्स के बाद आप असॉल्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स पे। तो हाउ डू यू थिंक कि हम काम कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट में? ये तो इतना, दिस इज थ्रेट टू आवर लाइव्स। हम कैसे काम करेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में? सब हमें सिक्योरिटी चाहिए, आर्म्ड सिक्योरिटी चाहिए हमें। और हमने प्रिंसिपल मैम से भी बात की है, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम वो प्रोवाइड करेंगे। बट ये रिपीटेड अटेम्प्ट्स है, असॉल्ट के रिपीटेड अटेम्प्ट्स है। हर एक रेजिडेंट इस हॉस्पिटल का आपको अपना एक इंडिविजुअल टेस्टिमोनियल दे सकता है कि उसके साथ कितनी बारी असॉल्ट हुआ है, दिन में, रात में, इमरजेंसी में, वार्ड्स में, हर जगह। नहीं है जो पर्सनल सिक्योरिटी है हॉस्पिटल की, वो बिल्कुल ही काम के बराबर नहीं है। हमारा ये भी एक डिमांड है कि एफआईआर हमने लॉन्च करवानी है एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे। वो हमारी तरफ से एक एफआईआर लॉन्च करें, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको कम से कम 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो। एपिडेमिक हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे वार्ड 6 में, उनके साथ क्या हुआ है, तो ये जो वाक़या हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई हमारा जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट काम कर रहे हैं, 36-31 घंटे की ड्यूटी देते हैं, उनके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं ये लोग। तो पहली बात तो ये है कि हमारे वहाँ जो रेजिडेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत है बहुत, ताकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और उसके लिए हमने अपनी प्रिंसिपल मैम से बात की है, उन्होंने हमें अभी बताया है कि हम उसके लिए पूरा एक्शन करेंगे। ठीक है। दूसरी सर, सबसे बड़ी बात जो वार्ड में हुई है, उस वार्ड में 20-25 अटेंडेंट्स अलाउड हैं। उन्होंने सारा पैंडेमिक एक्ट का सारा वो वायलेशन किया है, जिसकी वजह से कोरोना है, एसओपी जो भी आई हुई है, जो इनको भी हो सकता है, साथ वाले अटेंडेंट्स को भी हो सकता है। अगर आपको, हम लोगों की, आप वहाँ से किसी भी बंदे को पूछिए कि हम लोगों ने सिर्फ उसको इतना ही कहा कि भाई आप इतने लोग यहाँ मत खड़े हो जाइए और उठ के यहाँ से बाहर जाइए, और इतने पे उन्होंने इन सब बच्चों पे अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और किसी भी कंडीशन में ये माना नहीं जाएगा। वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। अगर वो आज मर जाता तो कौन उसकी जिम्मेवारी लेता?
हमारे साथ फिजिकल के माध्यम से ये चाहते हैं कि आप भी डॉक्टर्स की थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में उनको बताएं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। हम बैठे हुए यहाँ पे, हमें पता है कि कौन सफ़र कर रहा है। मैं अगर 10 मरीज़ देखता हूँ तो 10 में से मुझे पता होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे किस मरीज़ को मेरी है। मैं उसी के पास जाता हूँ सबसे पहले, वो मेरा हक है और मैं उसको देता हूँ अपनी सर्विसेज। लेकिन सर्विस के बाद अगर मुझे ये चीज़ प्रोवाइड मिलती है तो मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर पाऊँगा। और बहुत ज़रूरी है आप लोगों की पॉजिटिव फीडबैक, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि जो बाहर से आ रहा है तो वही परेशान है, जो अंदर डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी। क्यों? काम करने के लिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन जब आप मीडिया की तरफ से कोई गलत चीज़ प्रोजेक्ट हो जाती है तो वो हमें बहुत दुख होता है उस चीज़ का। हम काम करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे हम कभी मीडिया में नहीं आते हैं कि हम बात करें ऐसे कि हमारे लिए गलत ये हो रहा है। ये हमारे साथ भी होता है, हम उसको बर्दाश्त करते हैं, हम काम करते हैं, बात खत्म हो जाती है इतनी सी। लेकिन उस चीज़ को बताने का माध्यम सिर्फ आप लोग हैं। आप उस चीज़ को उठाएंगे तो लोग समझेंगे। आने वाले टाइम में यही है कि एक तो सिक्योरिटी इम्प्रूव हो, हमारी हमें पीसफुल इन्वायरमेंट मिले काम करने के लिए। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से यही है और हमारे एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि सर आप एक बार विज़िट करें, आप खुद अनइन्फॉर्म्ड कभी विज़िट करें यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स में और देखिए कितने अटेंडेंट्स खुद ऐसे घूम रहे होते हैं। वर्किंग कंडीशंस देखिए डॉक्टर। प्रिंसिपल से भी उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके लिए हम खड़े हैं, आपका पूरा साथ देंगे। तो हमने यही बोला जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिले। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डीडीसी के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के चुनावों को लेकर के। सीक्रेट बैलेट से ये चुनाव होने हैं और कल पहले चरण में 5 जिलों में वाइस चेयरमैन और चेयरमैन चुने जाएंगे, जिनमें श्रीनगर है, कुलगाम है, शोपियां है, कठुआ है और जम्मू है। आपको बताते चले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन हुए हैं और फर्स्ट टाइम ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। सबकी निगाहें उस पर है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं, जो राजनीतिक सूझबूझ बहुत ज्यादा रखते हैं और डीडीसी के इलेक्शन जो है बड़े मॉनिटरी इन्होंने कवर किए थे। अगर हम शोपियां और श्रीनगर की बात करें तो तजम्मुल क्या लगता है आपको, क्या स्थितियां रहेंगी कल? विनोद जी, देखें, जब डीडीसी चुनावों के बाद आपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने हैं तो कल के लिए शोपियां, कुलगाम और श्रीनगर में जो है डीडीसी जो है पहले मीटिंग लेंगे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उनकी तरफ से एक काउंसलिंग सेंटर रखा गया है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, बल्कि एक नई सियासी एडमिनिस्ट्रेटिव इनिंग जो है वो इन पॉलिटिकल जवानों की यूथ की हो सकती है। कुलगाम में आपको याद होगा कि सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, जो कि गुपकार अलायंस की अहम एक फ्रेंचाइज है, एक एपेक्स कमेटी के मेंबर है, उनकी तरफ से मोहम्मद तारिगामी को भरपूर सपोर्ट दिया गया। और हो सकता है कि सीपीआईएम और पीएचडी का जो उम्मीदवार है वहां पर बाजी मार ले। लेकिन शोपियां से बड़ी अहम खबर है जी। शोपियां में अपनी पार्टी ने दावा किया, अल्ताफ बुखारी वाली, कि जो बेशतर आजाद उम्मीदवार है वो उतने आजाद नहीं है जी, जिस तरह आपको माहौल मिला। असल में दरिपादा उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनकी हमायत की है और शोपियां ने तकरीबन तय है कि अपनी पार्टी का जो पहला चेयरमैन होगा वो शोपियां से होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर बड़ी बात यह है, ये खवातीन के लिए मखसूस है और जब खवातीन के लिए मखसूस है तो अनपढ़ औरत जो है वो शायद चेयरमैन बन सकती है जी। उसके बाद श्रीनगर का रुख करते हैं। श्रीनगर में आपकी बार अपनी पार्टी ने सीड हार 1, कमरवारी 1, कमरवारी 2 और नौगाम से कई डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में लाने का सिलसिला तेज किया जी। और एक मंसूबा तैयार करने के बाद कि जो ज्यादा डीडीसी चुनावी उम्मीदवार आजाद हैं उन्हें पीएचडी कैसे अपने साथ रख सकता है, क्योंकि उन्हें मैंडेट देते वक्त नहीं एहसास रखा था कि उन्हें शायद इस उम्र में रखा जा सकता है। लिहाजा श्रीनगर में शायद हो सकता है, अगर आमने साफ रहे, अगर अल्ताफ बुखारी की निगाहें और उनके जो स्टैटिस्टिक्स सही निकले तो कल पहला चेयरमैन आउटस्कर्ट श्रीनगर का आफ्ताब मलिक हो सकता है, जो कि मोहम्मद अशरफ मीर साबिक फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर पीडीपी के दौर में उनके काफी करीब माने जाते हैं। वो कहकशां फैब्रिक्स के नाम से बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते, हो सकता है वो पहले चेयरमैन का नामजद होंगे। यानी कल के लिए श्रीनगर में आपको, श्रीनगर में अपनी पार्टी जो है उन्होंने दावा किया कि चेयरमैन उनका होगा।
शिपियन में उन्होंने दावा किया कि हमारे पास आंकड़े बराबर हैं। हालांकि आपको याद होगा कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैंपल पर कई या पीडीपी के सैंपल पर इलेक्शन जीतने के बाद कई लीडरों पे आरोप है कि उन्होंने गलत पॉलिटिकल माइग्रेशन की और इखलाकी कदरों को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद जो उनकी एंटी डिफेक्शन लॉ इनफोर्स नहीं है, इन प्लेस नहीं है, लिहाजा तमाम लीडर जो है हो सकता है कि वो किसी ऐसी पार्टी का इंतखाब करें जिससे उन्हें काम करने में आसानी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चुनाव होने के बाद 20 फरवरी तक ये मामला मुकम्मल होंगे। जिला के जम्मू के कुछ इलाके हैं, सांबा है, कठुआ है, कुछ इलाके हैं जहाँ पर नया चेयरमैन होगा, हो सकता है कि भाजपा की हिमायत याफ्ता होगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जो है वो अब 20 फरवरी से शुरू होगी और एक नई सम्मत, एक नई दिशा देने की कोशिश की जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फिल वक्त एक वन मैन आर्मी की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और ये जो नए डीडीसी आएंगे उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला तो लोगों के मसाइल हल किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, धन्यवाद। दर्शकों, कुछ रोज पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव हुए, बड़े अहम चुनाव थे, नई टीम आई और क्या करेगी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रेशर ग्रुप है, जब जब जम्मू खित्ते के अगेंस्ट कोई बात होती है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अहम रोल रहता है। अब बारी है बार एसोसिएशन की। बार एसोसिएशन भी एक पैरेलल प्रेशर ग्रुप है और 2008 की एजुकेशन को बार ने लीड किया था, हम सब जानते हैं, और कितनी महत्वपूर्ण वो एजुकेशन थी। मई 2020 को चुनाव होना तय थे, लेकिन कोविड का इस पर भी साफ असर देखने को मिला। अब मार्च के दूसरे सप्ताह में ये इलेक्शन होने हैं। लोग चाहते हैं, हमने वकीलों से, वकलाओं से बातचीत की, जो वकला वहां पे मौजूद थे हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना है कोई ऐसी टीम आनी चाहिए जो वकीलों की हितों की रक्षा करे। उनका कहना है कि किसी राजनीति से प्रेरित टीम नहीं होनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित टीम होगी तो वो वकीलों के बारे में कुछ नहीं कर पाए। वकला साहिब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सब यही चाहते हैं कि एक अच्छी टीम जो वकीलों की वेलफेयर के लिए, और वकील छोटे जो जितने भी तबके के वकील हैं वो जो परेशानियां फेस कर रहे हैं उन परेशानियों का समाधान एक अच्छी टीम के आने से ही निकल सकता है, और जिसकी वजह से हम इस इलेक्शन में जा रहे हैं एक अच्छी टीम को न्योता देने के लिए। यंग लाइट्स की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके स्टेफन्स के भी इश्यूज़ हैं। अभी जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यंग लाइट ने फेस की हैं, जिनकी वजह से यंग लाइट्स जो हैं काफ़ी छोटी छोटी कोर्ट में पहुंचना, आना जाना, ये भी परेशानियां उन्होंने फेस की हैं। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जम्मू बार एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बीच में हम इलेक्शन करेंगे। हम खुश हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, ताकि इसी नज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारे बार की वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। होनी चाहिए टूवर्ड्स द एडवोकेट वर्क। काम वकीलों के काफ़ी समस्याएँ होती हैं, कुछ घरेलू समस्याएं वकीलों की भी होती हैं, कुछ बाहर की समस्याएं, काम की समस्याएं, लोगों को आने ना आने की समस्याएं, छोटा वकील कैसे पेश होगा, किस तरीके से, या उनकी अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया जाएगा, ये डिपेंड है। दर्शकों, युवा वकीलों की माने तो कोविड-19 के दौरान उनको काफी नुकसान हुआ है। जो अपनी जगह बना चुके हैं वकील, उनको तो नुकसान नहीं हुआ। जो फ्रेशर्स थे, यंग थे, उनके पास क्लाइंट नहीं आते थे और कामकाज पूरी तरह से ठप था। 8 फरवरी से कामकाज शुरू होने वाला है और उसके बाद क्या स्थितियां बनती है वक्त बताएगा। लेकिन युवा वकील ये चाहते हैं कोई ऐसी टीम आए जो युवाओं की बात करे, युवा वकीलों की बात करे और वकीलों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए। और ये इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि एक इलेक्टेड बॉडी जो है इन प्लेस होनी चाहिए। क्योंकि एट प्रेजेंटली आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, एडवोकेट जो है नंबर ऑफ जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन चला गया हुआ, रजिस्ट्री होती नहीं वकीलों की, कोर्ट की कोई टाइमिंग नहीं है, फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही है। अभी जो हाई कोर्ट ने कल नोटिफिकेशन निकाली है, जिसके बाद हाई कोर्ट में जो है फिजिकल हियरिंग 8 से शुरू हो रही है। इसके अलावा भी जो है वकीलों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो उनकी नहीं है। और जब तक कोई इलेक्टेड बॉडी जो है प्लेस नहीं होगी, तब तक जो है वकीलों की जो समस्या
समस्याएं हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती। सर सबसे बड़ी बात तो जो है हर वकील जो है, क्योंकि कोविड की वजह से जो है कोर्ट, एक तो जैसे कंज्यूमर कोर्ट बंद हो गया हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट नहीं प्लेस होने की वजह जो भी कंज्यूमर के केसेस हैं वो कहीं की कोई सुनवाई नहीं है, और कंज्यूमर केसेस के लिए हम जो है मतलब हाई एंड ड्राई हैं, हम कहीं केस फाइल नहीं कर सकते कंज्यूमर कोर्ट के केसेस। दूसरी बात ये है कि जो सभी बहुत सारे वकील हैं जिनके बेचारों के पास काम नहीं है, क्योंकि फिजिकल हियरिंग है ही नहीं, यहाँ क्लाइंट आता नहीं है, केस आएंगे नहीं तो वकील कहाँ जाएगा। वकील की तो रोजी रोटी जो है वो क्लाइंट के आने से और केस आने से है। अब कोर्ट बंद रहेंगे तो उससे तो वकीलों की नहीं है। अगर एक इलेक्टेड बॉडी होगी जो हमारी आवाज़ है, वकीलों की आवाज़ है, वो कम से कम अथॉरिटी तक पहुँचेगी, हमारे चीफ साहब के पास पहुँचेगी, हमारी एक कमेटी होगी वो हमारी बातें हम सुनेगी और कम से कम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश तो करेगी। वो एक कर्मठ हो, काम जो वकीलों के प्रति कमिटेड हो, और जो वकीलों की प्रॉब्लम है उसे जितनी जल्दी हो सके उनको सॉल्व करे और सभी वकीलों को जो है साथ लेके चले। ये मेरी थी। दर्शकों, वकीलों को लगता है, यंग जो वकील हैं उनको लगता है कि पिछली टीम ने उनको निराश किया है, जो नई टीम आएगी वो अच्छे जोश के साथ काम करेगी और वकीलों के लिए स्ट्रगल करेगी। उनकी रोजी रोटी का मसला जो है वो बन चुका है, फैमिली सफ़र कर रही हैं, वो खुद सफ़र कर रहे हैं और लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा। अभी भी आप देख लीजिए कोर्टों में एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये बार की इलेक्शंस जल्द से जल्द हो जाने चाहिए थे। अब मार्च के फर्स्ट वीक में जैसा कि नोटिफिकेशन निकल चुकी है, होने जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं इस बार कोई अच्छी टीम चुन के आएगी जो लोगों के वेलफेयर के लिए आगे आएगी और एडवोकेट्स के वेलफेयर पे भी ध्यान देगी। उम्मीद करते हैं इस बार अच्छे चुनाव होंगे। वकील पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, एडवोकेट्स का कोई वेलफेयर इन्होंने नहीं देखा। पूरा साल के बाद 1 साल और ले लिया इन्होंने, मगर एडवोकेट्स के बारे में कुछ नहीं सोचा, उनका घर कैसे चल रहा होगा, उनका सर्वाइवल कैसे हो रहा होगा। और जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बंद हो गया था पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ भी जो बंद हो गया था, उसके खिलाफ बिल्कुल हमारी बार ने आवाज़ उठाई नहीं। ऑफिस बियरर जो है हाई कोर्ट के साथ मिलकर और जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ मिलकर अपने मफाद हल करने में लगे रहे, अपनी स्वार्थ में लगे रहे। तो बार का उन्होंने कुछ नहीं सोचा, जनता को उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मेरा ये मानना है कि इन 1.5-2 साल के एरा में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बंद करके संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। लोग भी सफ़र करते रहे, वकील भी सफ़र करते रहे। वो कमिटेड लीडरशिप जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहेल्ड करने की बात करती हो, पब्लिक के सर्वाइवल पे और एडवोकेट से सर्वाइवल पे ध्यान दे, लोगों का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है उसको सुचारू रूप से फिर पटरी पे लाने में पूरा ध्यान दे और बेंच को यानी हाई कोर्ट और बाकी जजेस को जो परस्यू करे। अब देखिए फौजी बॉर्डर पे जाता है, मरने के डर से हम उसको क्या बोलें, घर आ जा, गोली चलेगी, घर आ जा। तो ये जजेस जो है ये क्यों डर रहे हैं कोविड से? मरना तो है ही एक दिन। आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ही बंद कर दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का तीसरा पिलर जो है जुडिशरी बंद कर दोगे, तो देश कैसे चलेगा? दर्शकों, अब हम बात करेंगे पशु तस्करी की। पशु तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों के मुलविस होने की आशंका है। बहुत बड़ा ये गैंग गिरोह सक्रिय है जो पशु तस्करी करवाता है। लेकिन आज सांभा में अचानक ही 2 युवक रनिंग करने के लिए जो रूटीन में सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते जा रहे थे, लेकिन उसके सामने उनके पास आकर के एक गाड़ी खड़ी होती है और गाड़ी का चालक और सह चालक फरार हो जाते हैं। फरार होने के बजाय वो थोड़ा सा आगे जाके झाड़ियों में छुप जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी थी, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। उस कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक पिछले से एक गाड़ी आती खाली, वो छुपे हुए जो 2 लोग थे उस गाड़ी में बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। जो 2 लोग एक्सरसाइज करने के लिए यूथ बाहर आए थे, वो जब गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो गाड़ी के अंदर हलचल होती है, तो गाड़ी खोल के देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पशु होते हैं जिनकी तस्करी की जा रही थी और वो सूचित करते हैं पुलिस को। अपर चढ़ा उधर राम को नहीं आजा थले आजा जी छोड़ जा इधर भी दिलेर जी ये तो आगे
खाने ते रस्से से बटने होने जेडे बनने दे बड़दे रस्सा पूरा छड़ दे डाल रस्सा बड़ो मेरा नाम अरुण सिंह है। हम जैसे सुबह रोज की तरह रनिंग करने के लिए आते हैं। आज सुबह ऐसे ही हम घर से निकले थे रनिंग करने के लिए, तो हमने देखा जैसे हम घर से टर्न हुए रोड पे पहुंचे तो एक गाड़ी आई महिंद्रा, तो वो अचानक ऐसे अंदर की टर्न लिया उसने, तो हमें देखकर वो गाड़ी रुक गई। तो हम जैसे उस गाड़ी के बिल्कुल करीब में पहुंचे तो दो लोग थे जो हमें देखकर टोटली ऐसे भागे। तो हम ऐसे पास में खड़े हुए, मैंने इसको बोला कि कोई गाड़ी में कोई हलचल हो रही है। तो हम उस गाड़ी के पास जैसे पहुंचे तो एक पीछे से एक और महिंद्रा आई, तो वो दोनों लड़के जो थे वो झाड़ियों में छुप गए थे। हम जैसे वो बाहर निकले उस गाड़ी की तरफ अंदर बैठने लगे, तो हमने उनके आवाज़ लगाई, हम उनके पीछे भागे तो वो भागे। तब हमने देखा बीच में गाय थी। फिर हमने इनको कन्फर्म किया, फिर हमने इनसे बात की, फिर इन्होंने पुलिस को उसी वक्त फ़ोन किया। दर्शकों, पशु तस्करी को लेकर के नायाब तरीके इख्तियार किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ रोज पहले हमने देखा था कि एक कठुआ में ट्रक पकड़ा गया था, जिस ट्रक में ऐसा केबिन बनाया गया था कि अगर आम आदमी उस ट्रक को देखे तो ट्रक पूरा खाली नजर आता है, लेकिन उस केबिन के अंदर जो है पशु रखे गए थे और जिनकी तस्करी होनी थी। आइए देखते हैं किस तरीके से और कितना मजबूत केबिन बनाया गया। चलो 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 एक कटो फटा बार नहीं चौड़े लोग मारो हैतरा मार जो जी मारो जोर दी लगियां चाकू ने कट्टी बात बनाना है 5 लग जाते तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।